नमस्ते एवरीबॉडी, आई कुमारी आकांक्षा राय। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ, बहुत दिनों बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है लंबे वीडियो में, लेकिन ये ज़रूरी है। क्यों है? क्योंकि भारत में कुछ ऐसे कानून हैं जिन कानून का न मानना, जिन कानून के बारे में जानकारी न रखना आपके लिए घातक हो सकता है, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी घातक हो सकता है। कैसे? तो यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड एक्ट है और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एक्ट भी है। समाज में इसका इस्तेमाल बहुत ही फ्रीक्वेंट हो रहा है। तो इस एक्ट के बारे में जानकारी रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप एज ए इंडिविजुअल पर्सन भी अब अपनी ज़बान से ऐसी चीज़ें निकालते हैं, एक ऐसा शब्द निकल जाता है जो कि सरकार के खिलाफ हो, जो सरकार के खिलाफ इन द सेंस कि सरकार के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो, जो सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश कर रही हो या फिर सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के खिलाफ हो, वो आपको इन एक्ट के अंदर ला सकता है, आपको टेररिस्ट घोषित कर सकता है। आपके एक्ट्स जो है वो टेरर एक्ट्स के दायरे में आ सकते हैं, इसलिए इसे जानना जरूरी है। अभी हाल फिलहाल में ही एक अक्यूज्ड हैं जो कि दिल्ली राइट्स जो 2020 में हुए सीए और एनआरसी को लेकर, उसमें वो अक्यूज्ड हैं और उनका 1000 दिन पूरा हो गया है विदाउट एनी ट्रायल, बिना किसी चार्जशीट के वो 1000 दिन से जेल में बंद हैं। क्यों? क्योंकि उन पे यूएपीए लगा दिया गया है और उनको मास्टरमाइंड बिहाइंड दी इंटायर इंसिडेंट माना गया है। इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा मीडिया में और बहुत जगह पे इसको लेकर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी और उसको डिबेट बना हुआ है कि ऐसा क्यों है, क्या ये एक्ट में बदलाव करने की ज़रूरत है, क्या इसका मिसयूज हो रहा है, क्या ये जिस एम से लाया गया वो एम फुलफिल नहीं कर रहा है, ये सरकारी से एज अ टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। इन सारी चीज़ों को एनालाइज हम करेंगे। मेरा मानना है कि इस एक्ट में कुछ लैकुना है जो कि ऐसे पावर्स दे रही हैं एजेंसीज को और इनफैक्ट कोर्ट को कि जो सही नहीं है, आज के समय में सही नहीं है, खासकर टेक्नोलॉजी के मामले में और ये टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को लेकर, कुछ स्पाईवेयर्स के डेवलपमेंट को लेकर अगर ये एक्ट ऐसे ही बना रहा तो फिर ये हम इंडिविजुअल के लिए घातक है, क्योंकि एक्ट सच में बेहद स्ट्रांग है। इसमें बिना किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस की, अगर प्राइमा फेसाई रीजनेबल डाउट अगर है तो भी आप इस एक्ट के तहत खींचे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है, कैसा है। अभी इसके कुछ सेक्शंस हैं जो कि इसके अंदर आप अगर प्रोसिक्यूट हो गए तो आपको बेल लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी की तरह एक एक्ट है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत भी अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि एक मनीष कश्यप जो स्वघोषित पत्रकार है, उनके ऊपर तमिलनाडु सरकार ने एनएसए लगाकर उन्हें ले गई है और उन्हें बंद कर दिया। कई बार इन दोनों एक्ट को जब आप पढ़ेंगे ना, और इन दोनों एक्ट की फ्रीक्वेंसी और यूज और इनके अंदर कन्विक्शन रेट और इनके अंदर ट्रायल रेट को जब एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि कई बार पुलिस जो है इसके तहत केस तो रजिस्टर कर लेती है, लेकिन उसके ट्रायल प्रोसेस, उसके चार्जशीट के सबमिशन में बड़ा लेजिनेस फॉलो किया जाता है, एक लिबरल अप्रोच रखा जाता है। जबकि मेरा मानना है कि जब एक्ट इतना स्ट्रांग है तो स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि रूम ऑफ डाउट, रूम ऑफ एरर कहीं भी हो सकता है। जजेस आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, द कन्विक्ट और द अक्यूज पर्सन आर ऑल्सो द ह्यूमन बीइंग, सो दे मस्ट बी टर्म्ड अकॉर्डिंगली। जब एक्ट इतना स्ट्रांग है तो स्पीडी ट्रायल का प्रोसीजर हो, और कोई भी व्यक्ति पाया जाता है इस एक्ट को वायलेट करता हुआ, मीनिंग देयर बाय कि कोई अथॉरिटी जानबूझकर इसका मिसयूज करता है किसी को कन्विक्ट करने के लिए, इसको प्रोसिक्यूट करने के लिए, परेशान करने के लिए, उसकी भी पनिशमेंट बेहद स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि एक्ट इटसेल्फ अ वेरी स्ट्रांग। तो रीजनेबल प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं उसके लिए भी अप्लाई होना चाहिए, जो अथॉरिटी है ये। तो मैं बात कर रही थी कि सेक्शन 43D क्लॉज 5 है इस एक्ट का, यूएपीए का, जो कि बेल के बारे में बात करता है। और बेल को क्या कहता है कि अगर आप बेल पिटिशन इस एक्ट में लगाते हैं तो कोर्ट कभी भी बिना पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सुने हुए बेल ग्रांट नहीं करेगी, कभी नहीं कर सकती है। और उसमें एक रीजनेबल जो कि जुडिशियल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट ऑलवेज होता है, इसमें बेल ले लेना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। रिसेंटली उमर खालिद के केस में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने 2022 में बेल रिजेक्ट कर दिया, यही कहते हुए रिजेक्ट किया। तो अब आइए कि वंस द पुलिस elect to charge an individual under UAPA, it becomes extremely difficult for a bail to be granted। और कुछ ऐसा ही कोर्ट ने एक्सेप्ट किया 2019 में। बहुत सारे केसेस आए जो रीसेंट केस मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी। ये एक्ट क्यों इतना स्ट्रांग है? 2008 के टेररिस्ट अटैक जब बॉम्बे में होता है, उसके बाद ये एक्ट और स्ट्रांग बना दिया जाता है 2008 और 2012 के अमेंडमेंट के साथ। इसमें एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी इसके दायरे में लाया जाने लगा। अगर उसकी कोई भी एक्ट या उसकी स्टेटमेंट ऐसा प्रतीत होता है कि वो सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ जा रहा है, कोई ऐसी साजिश कर रहा है कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी एंड पीस के लिए खतरा है, तो उस एक्ट में टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर एक साइट है जिसमें कहा, आप पढ़िएगा, उसके एक आर्टिकल है और ये प्रोविजंस भी है इस एक्ट के तहत कि एनआईए जो चार्जशीट प्रेजेंट करती है इस एक्ट में,
अक्यूज्ड व्यक्ति उस चार्जशीट में मेंशन किसी भी चीज के अलावा एविडेंस प्रस्तुत नहीं कर सकता। So the accused can't provide any evidence outside the charge in their defense. वो उस चार्जशीट में मेंशन होना चाहिए, उसी का वो एविडेंस शो करेगा। प्रेसिडेंट्स क्या है? कई बार इस सेक्शन के खिलाफ जाकर भी कोर्ट ने बेल दिए हैं। क्यों दिए हैं? कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन हुए हैं, डिले बहुत ज्यादा हुआ है, स्ट्रिंजेंट एंड हार्ड प्रोसीजर है, उसको देखते हुए आर्टिकल 21 को सेंटर में रखते हुए कोर्ट्स ने बेल ग्रांट किए हैं। और ये क्यों और कब किए हैं, इसमें कुछ केसेस है, पढ़ते हैं। 2016 में एक केस आता है जो कि एंगेला हैरिस सोनटेक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है, जिसमें एंगेला सोनटेक को 2016 में कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गगोई एंड जस्टिस पंत के बेंच ने बेल ग्रांट किया। और इसका रेशियो डिसेंडाई क्या रखा, यानी कि रीजन बिहाइंड द ग्रांटिंग बेल वाज दैट द अलीज्ड ऑफेंस मस्ट बी बैलेंस्ड अगेंस्ट हाउ लॉन्ग द अक्यूज्ड हैड सफर्ड इन जेल एंड हाउ लाइकली अ स्विफ्ट ट्रायल वाज। तो इन दो चीजों को ध्यान में रख के आप बेल ग्रांट कर सकते हैं। इसमें उन्होंने सेक्शन 43D क्लॉज 5 को इग्नोर किया था कहीं ना कहीं। और ये 1996 का एक केस है, शाहीन वेलफेयर कमिटी केस, इसमें भी कुछ ऐसा ही आर्ग्यूमेंट पेश हुआ था और उसको प्रेसिडेंट के तौर पे इस केस में फॉलो हुआ 2016 में। इनमें क्या कहा गया कि कोर्ट हेल्ड दैट stringent bail conditions in special criminal legislation would be justified only if swift trial took place. If there was inordinate delay, then the Article 21 rights of accused would be violated and bail would have to be granted. Some precedents was followed to other cases. Same precedent. भीमा कोरेगांव के केस में भी, जिसमें कि सागर तत्याराम गोरखे को बेल ग्रांट किया गया, यही रीजनिंग देते हुए 2017 में। 2021 में NIA वर्सेस जहूर अहमद शाह का केस है, जिस केस में भी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रस्तोगी और जस्टिस खानविलकर की बेंच ने बहुत रिमार्केबल चीजें रखी और उन्होंने कहा कि जिस तरीके के प्रोविजन है ये, इसमें प्राइमा फेसाई एविडेंस में एक लिटिल रूम ऑफ डाउट भी है तो आप प्रोसिक्यूट हो जाएंगे। NIA को ब्रॉड पावर दिया गया है, तो कहा इन्होंने कि जो प्राइमा फेसाई डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है कोर्ट के लिए वो लाइटर है इन कंपैरिजन टू अदर क्रिमिनल केसेस। तो ये कहीं ना कहीं घातक है, इसको उन्होंने माना। नेक्स्ट केस आता है जो 2021 का यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस KA नजीब का केस। इस केस में जब केरला हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दिए फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 को कंसीडर करते हुए, क्योंकि लॉन्ग टर्म डिले हो चुका था, स्ट्रिंजेंट बेल प्रोविजंस फॉलो किए जा रहे थे, ट्रायल ढंग से नहीं हो रही थी, ट्रायल हो ही नहीं रहा था। उस केस में कोर्ट ने माना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट की जब बात आए और कंटिन्यूसली वायलेट हो रहा हो प्रोलॉन्ग्ड एंड स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस ऑफ बेल की वजह से, तो इंडिविजुअल का राइट वायलेट होता है और कोर्ट जो है सेक्शन 43D क्लॉज 5 को इग्नोर करते हुए भी बेल ग्रांट कर सकती है। और इस केस में बेल मिली। अब रही बात उमर खालिद और उनके जैसे दूसरे लोगों को, तो इनके लिए भी ये सेम प्रोविजंस फॉलो हो सकते हैं, मगर कोर्ट जो है कई बार अपने इंटेलेक्ट से चलती है। कोर्ट क्या डिसाइड करेगी ये एक्ट में भी डिसाइडेड नहीं। तो एक्ट कई बार तो कोर्ट एज पर द प्रोविजंस चलती है और कई बार चीजों को सर्कमस्टांशियल चीजों को देखते हुए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी एक्टिविज्म को शो करते हुए जजमेंट्स आते हैं। लेकिन UAPA या NSA जैसे एक्ट सच में खतरनाक है। अगर ये लग जाते हैं आपके ऊपर तो आपके शब्द बहुत ही चुनिंदे तौर से इस्तेमाल होना चाहिए, जो कि इन एक्ट्स को कहीं ना कहीं आपके ऊपर लगने से रोके। यही एनालिसिस है जो आज के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बीइंग द सिटीजन ऑफ दिस नेशन, टू नो, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। एंड लॉ ऑफ द लैंड 2 केसेस में बहुत ही ज्यादा हार्ड एंड हार्श है, दैट इज UAPA एंड NSA। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।